स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों के पास तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यह आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन नंबर सी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन नंबर डी, पढ़ने की उत्सुकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। फ्रेंड्स, जो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो होती है धैर्य और दृढ़ता की, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे समझने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप लोग के अंदर धैर्य है और दृढ़ता है तभी आप लोग बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी क्षमता के अनुरूप उनको सिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कहलाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। यह पियाजे की महत्वपूर्ण अवस्थाओं में से एक अवस्था है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर डी, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। अभी पूछा जा रहा है कि मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो जो मन का मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन नंबर ए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसे प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चा है तो उसकी जो सीखने संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए तरह तरह की या विभिन्न शिक्षण पद्धतियां का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षण पद्धति के प्रयोग से बच्चा सीख नहीं सकता है। बच्चे की क्षमता के अनुरूप बच्चा किस पद्धति से सीख सकता है इसके अनुसार हमको उन लोगों को सिखाना है, उसी अनुसार शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए
विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन नंबर डी, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना न भूलें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं एक कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे जो विद्यार्थी होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करें, अंतःक्रिया करें और उस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक जो होता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विशेषता नहीं मानना चाहिए पूछा जा रहा है। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो यह बात सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण संस्थान ही वहाँ स्थान नहीं है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम को बच्चा किसी भी टीचर से कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनको निचले कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, सही नहीं है तो कट जाएगा। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ कोई विशेष व्यवहार भी नहीं किया जाना चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, ये भी नहीं होगा। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी, सानिध्य संगत की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबद्ध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता यह संबद्ध है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। सानिध्य संगत की आवश्यकता है भी, क्वेश्चन आंसर राइट नहीं होगा। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आप लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंडों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे चैनल पे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाती है।